Hello students, welcome to my डेंटिन यूट्यूब चैनल। सो नाउ डेंटिनोजेनेसिस को हमने स्टार्ट करना है और डेंटिनोजेनेसिस हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेंटिन पल्प कॉम्प्लेक्स का। तो इसके अंदर जो कुछ डिफ्रेंसीशन थी ओडोंटोब्लास्ट की आगे आएगी, हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर ही पढ़ी थी, तो यहाँ पे भी रिवाइज हो जाएगी। तो अगर तुम लोगों ने टूथ डेवलपमेंट के पार्ट्स नहीं देखे तो पहले वो जाके देखो, उससे ज़्यादा अच्छे तुम लोगों को ये चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो डेंटिनोजेनेसिस को हम स्टार्ट करते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है कि डेंटिन को कौन से सेल बनाते हैं, आपको पता है ओडोंटोब्लास्ट बनाते हैं। ये बात अब याद हो जानी चाहिए आप लोगों को कि डेंटिन के सेल्स कौन से होते हैं, ओडोंटोब्लास्ट होते हैं, जो किससे डिफ्रेंशिएट होते हैं, डेंटल पैपिला से डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो पेज नंबर 381 के ऊपर लाइन बाय लाइन को पढ़ते हैं। डेंटिन इज फॉर्म बाय सेल्स कॉल्ड ओडोंटोब्लास्ट दैट डिफ्रेंशिएट फ्रॉम एक्टोमीसेनकाइमल सेल्स ऑफ द डेंटल पैपिला आफ्टर एन ऑर्गेनाइजिंग इन्फ्लुएंस दैट इमेनिएट्स फ्रॉम द इनर एनामल एपिथेलियम। हमें पता है कि इनर एनामल एपिथेलियम से हमारे पास सिग्नल्स आते हैं डेंटल पैपिला को कि वो डिफरेंशिएट हो किसके अंदर, ओडोंटोब्लास्ट के अंदर। दस द डेंटल पैपिला इज द फॉर्मेटिव ऑर्गन ऑफ द डेंटिन एंड इवेंचुअली बिकम द पल्प ऑफ द टूथ, अ चेंज इन टर्मिनोलॉजी जनरली एसोसिएटेड विद द मूवमेंट डेंटिन फॉर्मेशन बिगिन। तो इन्होंने यही बात की है कि डेंटल पैपिला से हमारे पास दो चीज़ें बनती है, एक डेंटिन बनता है और एक पल्प बनता है। सिग्नल आता है इनर एनामल एपिथेलियम से और हमारे पास क्या होता है, वो डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाते हैं ओडोंटोब्लास्ट के अंदर और आगे जाके हमारे पास उससे डेंटिन बनना शुरू हो जाता है। आगे उन्होंने हेडिंग दी हुई है ओडोंटोब्लास्ट की डिफरेंशिएशन की, तो इसको देखते हैं। सो इस हेडिंग के अंदर ये कह रहे हैं द डिफरेंशिएशन ऑफ ओडोंटोब्लास्ट फ्रॉम द डेंटल पैपिला इन नॉर्मल डेवलपमेंट इज ब्रॉट अबाउट बाय एन एक्सप्रेशन ऑफ द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स इन द सेल्स ऑफ इनर एनामल एपिथेलियम। तो जो हमने टूथ डेवलपमेंट का चैप्टर पढ़ा था उसकी सारी चीज़ें यहाँ पे रिपीट होंगी कुछ एडिशन के साथ, सही है। क्योंकि जब हमने पढ़ा था टूथ डेवलपमेंट के चैप्टर उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जब डिफरेंशिएशन होती है ओडोंटोब्लास्ट की तो क्या होता है, इनर एनामल एपिथेलियम से सिग्नल्स आते हैं, कुछ ग्रोथ फैक्टर डिजीज होते हैं और कुछ हमारे पास सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं डेंटल पैपिला की। तो ये सारी चीज़ें आपकी वही रिपीट होंगी, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐड भी होंगी, तो वो साथ साथ इसको देख के कवर करते रहेंगे लाइन बाय लाइन पढ़ के। The dental papilla cells are small and undifferentiated and they exhibit a central nucleus and few organelles. At this time, they are separated from the inner enamel epithelium by a acellular zone that contains some collagen fibers. Almost immediately after cells of the inner enamel epithelium, reverse polarity changes occur in the dental papilla. The ectomesenchymal cells adjoining the acellular zone rapidly enlarge and elongate to become pre-odontoblast first and then odontoblast at their cytoplasm increase in the volume to contain increasing amount of protein synthesis ऑर्गेनिज। इन्होंने यही बात की है कि जब हमारे पास रिवर्स पोलैरिटी आती है, अब रिवर्स पोलैरिटी क्या होती है, हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, तो उस पार्ट को आप जाके देख लो। तो ये कह रहे हैं कि जब इनर एनामल एपिथेलियम के अंदर रिवर्स पोलैरिटी आती है तो क्या होता है कि जो डेंटल पैपिला के सेल्स हैं उनके अंदर भी कुछ चेंजेस आना शुरू होते हैं। वो क्या होते हैं, वो इनलार्ज होना शुरू हो जाते हैं डेंटल पैपिला के सेल्स, और क्या बन जाते हैं, प्री ओडोंटोब्लास्ट, और उसके बाद वो बनते हैं ओडोंटोब्लास्ट। उनका साइटोप्लाज्मिक का कंटेंट ज़्यादा होता है, उनके अंदर जो है हमारे पास प्रोटीन सिंथेटिक ऑर्गेनल्स आना शुरू हो जाते हैं। The acellular zone between the dental papilla and the inner enamel epithelium is eliminated as the odontoblast differentiate and increase in size and occupying this zone. ये बात भी हमने पढ़ी थी कि जब जैसे जैसे जो डेंटल पैपिला के सेल्स हैं उनका साइज़ बड़ा होता है और इनर एपिथेलियम का साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाता है, जो एसेलुलर जोन होता है, सीधी सी बात है ना, यहाँ पे एक जोन था एसेलुलर जहाँ पे कोई भी सेल्स नहीं थे। अब दोनों जगह के साइज़, जो सेल्स के साइज़ हैं वो बड़े बड़े हो रहे हैं, तो जो एसेलुलर जोन होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ये बात उन्होंने यहाँ पे की हुई है। द न्यूली डिफरेंशिएटेड सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय बीइंग हाईली पोलराइज्ड एंड विद न्यूक्लियर पोजीशन अवे फ्रॉम द इनर एनामल एपिथेलियम। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो ओडोंटोब्लास्ट बनेंगे उनका जो न्यूक्लियस होगा वो BCQ आता है कि टूवर्ड्स द इनर एनामल एपिथेलियम होगा या अवे द इनर एनामल एपिथेलियम होगा, तो वो टूवर्ड्स द इनर एनामल एपिथेलियम होता है। तो ये बात हमने कवर कर ली। नेक्स्ट में ये डायग्राम है, ये कुछ खास डायग्राम नहीं है। उसके बाद वाली के उन्होंने दिखाया हुआ है कि ये सबसे पहले हमारे पास ओडोंटोब्लास्ट की डिफरेंशिएशन कैसे हो रही है। ऊपर हमारे पास एपिथेलियल के सेल्स हैं, यहाँ पर ओडोंटोब्लास्ट है। ये एसेलुलर जोन देखो तुम, ये रहा, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर ओडोंटोब्लास्ट आना शुरू हो रहा है। तो ये पूरी आपको डिफरेंशिएशन के साथ दिखाया हुआ है। फिर हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेंटल डेंटिन। अब मेंटल डेंटिन क्या था, प्रीवियस पार्ट में हमने इसको पढ़ा था कि मेंटल डेंटिन क्या होता है। अब इसके बारे में करते हैं कि ये फॉर्म कैसे होता है। तो आपको पता है कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है डेंटिन की,
या प्राइमरी डेंटिन की, उसे हम कहते हैं मेंटल डेंटिन। सही है, तो इसको स्टार्ट करते हैं कि जो आउटर मोस्ट लेयर, जो सबसे पहले जो लेयर बन रही होती है, तो वो किस तरीक़े से, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो किस तरीक़े से बनती है। आफ्टर द डिफरेंशिएशन ऑफ ओडोंटोब्लास्ट, द नेक्स्ट स्टेप इज द प्रोडक्शन ऑफ डेंटिन इज फॉर्मेशन ऑफ organic matrix. The first sign of dentine formation is the appearance of distant large diameter collagen fibrils called von Kropf fibers. इन फाइबर्स का नाम आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे पहला साइन होता है डेंटिन की फॉर्मेशन का, उसमें क्या होता है, अपेयर होते हैं कुछ कोलेजन के फाइबर्स जिन्हें हम कहते हैं वॉन क्रॉफ फाइबर। अच्छा, और ये एक एक्सेप्शन है। हमने जितनी बात की थी ना कि इसमें ये वाला कोलेजन ज़्यादा होता है, हर जगह कोलेजन टाइप 1 कोलेजन टाइप 1 था हर फाइबर्स के अंदर, लेकिन जो वॉन क्रॉफ फाइबर है इनमें क्या होता है, कोलेजन टाइप 3 होता है। ये एमसीक्यूज पॉइंट है, ये एमसीक्यूज में आता है कि वॉन क्रॉफ फाइबर में कौन सी टाइप का कोलेजन होता है, तो कोलेजन टाइप 3 होता है, इसको याद रखना। दिस फाइबर कंसिस्ट ऑफ कोलेजन टाइप 3 एसोसिएटेड एट लीस्ट इनिशियली विद फाइब्रोनेक्टिन। कोलेजन टाइप 3 होता है और उसके साथ फाइब्रोनेक्टिन भी होता है। These fibers originate deep among the odontoblasts, extend toward the inner enamel epithelium and fans। बस इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। सही है, तो बस ये बात कर रहे हैं, मैं इसको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। ये बात कर रहे हैं कि these fibers originate deep among the odontoblasts, extend toward the inner enamel epithelium, यानी कि ओडोंटोब्लास्ट से निकलते हैं inner enamel epithelium की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, वहाँ से ये डेंटिन की फॉर्मेशन करना शुरू हो जाते हैं। बस ये बात है, बस आपको मेंटल डेंटिन के ये पता होना चाहिए कि इनके अंदर कोलेजन का जो फाइबर होता है उसका नाम क्या है, वॉन क्रॉफ फाइबर, और उसके अंदर कौन से टाइप का कोलेजन ज़्यादा होता है, तो कोलेजन टाइप 3 उसके अंदर ज़्यादा होता है। इसके अलावा फाइब्रोनेक्टिन भी होता है। उसके बाद इन्होंने ये जो रेडियोग्राफ दिए हैं ये तो देखने की ज़रूरत भी नहीं है इनको। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ, ये पेज नंबर 388 जो लास्ट जो पैरा है उसके अंदर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहे हैं द ओडोंटोब्लास्ट देन डेवलप अ सेल प्रोसेस, द ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस। मैंने बात की थी ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस डेवलप होता है फर्स्ट वीडियो के अंदर, सही है ना, कि हमारे पास ओडोंटोब्लास्ट होता है, उसका एक ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस होता है, उसका दूसरा नाम हमारे पास टोम्स फाइबर भी होता है। अब इसके अंदर इन्होंने ना बहुत सारी चीज़ें के दो नाम दिए हैं, डबल नाम, तो आपको याद रखना है कि मेंटल डेंटिन के अंदर फाइबर जो थे उनका नाम था वॉन क्रॉफ फाइबर। जो ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस का दूसरा नाम क्या है, टोम्स फाइबर, विच इज लेफ्ट बिहाइंड द फॉर्मिंग डेंटिन मैट्रिक्स एज द ओडोंटोब्लास्ट मूव अवे टूवर्ड्स द पल्प। तो ये बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे डेंटिन का मैट्रिक्स डिपॉजिट होता जाता है तो ये हमारे पास पीछे लेफ्ट बिहाइंड होते रहते हैं, वहाँ पे डेंटिन की फॉर्मेशन होती रहती है। उसके बाद ये बोल रहे हैं द डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स लैग बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैट्रिक्स। सबसे पहले ऑर्गेनिक मैट्रिक्स डेवलप होगा, उसके बाद मिनरलाइजेशन होगी। जो अनमिनरलाइज्ड मैट्रिक्स होते हैं उसे हम कहते हैं प्री डेंटिन। सो दैट अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैट्रिक्स कॉल्ड प्री डेंटिन ऑलवेज इज फाउंड बिटवीन द ओडोंटोब्लास्ट एंड द मिनरलाइजेशन फ्रंट। तो हमेशा एक प्री डेंटिन की लेयर होती है किसके दरमियान, ओडोंटोब्लास्ट के दरमियान और मिनरलाइजेशन फ्रंट के दरमियान, जिसकी मैंने बात की थी। जो अनमिनरलाइज्ड मैट्रिक्स होता है डेंटिन को उसे हम कहते हैं प्री डेंटिन, किसके दरमियान होते हैं, ओडोंटोब्लास्ट और मिनरलाइजेशन फ्रंट के दरमियान होता है। After mineral seeding, non-collagen matrix protein produced by odontoblasts come into play, regulate mineral deposition. In this way, coronal mental dentin is formed in a layer approximately 15 to 20 micrometer thick, onto which then is added to primary circumpulpal dentin। बहुत आसान सी बात है कि सबसे पहले हमारे पास ऑर्गेनिक मैट्रिक्स आएगा, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स जब आ जाएगा उसकी फिर मिनरलाइजेशन होगी, कैसे होगी, बाय ऑर्गेनिक वो नॉन कोलेजनस मैट्रिक्स प्रोटीन, सही, और वो किसकी मिनरल की डिपोजिशन कराएंगे, उसके ज़रिए क्या होगा, हमारे पास मिनरल जो मेंटल डेंटिन वो फॉर्म होगा। हर चीज़ ऐसी फॉर्म होती है कि सबसे पहले उसका जो है वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट आता है, उसके बाद हमारे पास उसका मिनरल कंपोनेंट आता है। जो अनमिनरलाइज्ड मैट्रिक्स होता है डेंटिन का उसे हम प्री डेंटिन कहते हैं। तो इस तरीके से हमें पता चल गया होगा कि डेंटिनोजेनेसिस किस तरीके से हो रही है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसकी वेस्कुलर सप्लाई और मिनरलाइजेशन किस तरीके से कंट्रोल होती है वो पढ़ेंगे। उसके बाद ब्रूट डेंटिन को कवर करेंगे और फिर हमारा चैप्टर 50% कवर हो जाएगा। सो